मैं सविता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल वंशी एकेडमी पर। मैं आपको अपनी इस वीडियो में करवाऊंगी DSSB ने 22 जुलाई 2021 को इवनिंग शिफ्ट में आपका PGT पॉलिटिकल साइंस फीमेल का जो पेपर लिया था, ऑनलाइन पेपर लिया था, उसके जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊँगी। इससे पहले मैंने आपका जो पार्ट ए में जर्नल पेपर आता है उसके 100 प्रश्न अपलोड कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। और जो आपका सब्जेक्ट आया है 200 नंबर का, जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसके 100 प्रश्न मैंने पहले अपलोड कर दिए थे, जो कि एक पार्ट ए मैंने नाम रखा था। ये मेरी उसी की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं बाकी के 100 प्रश्न आपको करवाऊंगी। यानी कि जो आपके डिसिप्लिन 5 मैंने करवा दिए थे, एक डिसिप्लिन में 20 प्रश्न होते हैं, अब मैं छठे डिसिप्लिन से आपसे करवाऊँगी। देखिए मेरे पास ना 1-2 बच्चों के कमेंट आए हैं कि ये जो है 22 तारीख का पेपर नहीं है, जो मैंने आपको ये करवा रही हूँ मैं आंसर की, क्वेश्चन पेपर का ये आंसर की कहे बात एक ही है, ठीक है। तो ये कई बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया कि मैम ये 22 तारीख का नहीं था पेपर पॉलिटिकल साइंस का। देखिए मुझे ये नहीं पता वे बच्चे क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ, ठीक है। इससे भी बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता इसका। ये देखिए ये 22 जुलाई 2021 है, देखिए है ना, 22 जुलाई 2021 का 2 से 5 PM है। PGT पॉलिटिकल साइंस फीमेल का ये पेपर है। आप बताइए, तो देख लेते हैं, नहीं तो मैं सब्जेक्ट से ही शुरू करती। ये मैंने सीधा दिखाने के लिए आपको शुरुआत से ये दिखाया है, तो नीचे मैं सब्जेक्ट की तरफ लेके जाती हूँ। क्योंकि देखिए जो हमें बच्चे पेपर देते हैं वे कहते हैं कि आप डिटेल शेयर नहीं कीजिए, ठीक है, तो इसीलिए हम नाम नहीं आपको दिखाते हैं। तो अभी बने रहिए, जाइए नहीं कहीं, अभी मैं सब्जेक्ट निकाल रही हूँ दिखाने के लिए ही कि ये आपका 22 जुलाई का ये पेपर है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये आपको करवाया था। देखिए पता नहीं क्यों उन्होंने लिखा ऐसे, आ रहा है सब। अभी आ जाता नीचे, क्योंकि देखो दिखाने के लिए मैंने शुरू से किया था ना, तो मैं सीधा अपने पहले ही निकाल के रखती जहाँ से मेरे को करवाना था। ये रहा, यहाँ से करवाना मेरे को, ठीक है। 5 मैंने करवा दिए थे। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है आपका सार्क का गठन वर्ष 1985 में हुआ। सार्क में 7 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका। देखिए पहला आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि जो है आपका जो सार्क है 1985 में इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कहा इसने कि 7 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका। ये ठीक नहीं है क्योंकि इसके 8 सदस्य हैं। बिल्कुल ठीक है, 8 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अफगानिस्तान इन्होंने पहले से ही ले रखा है, ठीक है, तो इन्होंने जो है मालदीव नहीं लिया, मालदीव। तो देखो मालदीव को मिलाकर टोटल 8 सदस्य हैं। पहले 7 हुआ करते थे, 2005 में जो है अफगानिस्तान को इसमें मिला दिया गया है, ठीक है, वो मिल गया है या इसका सदस्य बन गया है, तो यानी कि केवल एक सही है। आगे देख लेते हैं आपका जेरेमी बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत है। देखिए आपने अगर ये आपने वेस्टर्न थिंकर और जो इंडियन थिंकर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा लोग, ठीक है। अगर आप की डिमांड होगी तो मैं करवा भी दूंगी आपको पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। भारत में जातीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित जो कथन उन पर विचार कीजिए। एक आपका 1970 में संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स है ना, आपके गारो खासी जयंतिया हिल्स के स्वायत्ता है जो आदिवासी जिले थे ना, उनके साथ मेघालय का एक स्वायत्ता राज्य बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है, बनाया था भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 है आपका 1970 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। 1970 के माध्यम से मेघालय को कुछ गैर आदिवासी क्षेत्रों के साथ एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये गलत है। फिर आपका 2001 में जो है
3 राज्य बनाए थे, बिल्कुल सही है ना। आपको पता होगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से बना था उत्तरांचल। ठीक है, 2001 में ये बने थे। ठीक है, कब बने? शायद जून में बने थे, जून 2001 में। अगर मैं सही हूँ तो बता देना, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इन्होंने कहा 19वीं सदी के जो जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने डैश का महिमा मंडन किया युद्ध का। 1992 कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच था? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत सोवियत संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, आपका ब्रिटिश राज से मुक्ति के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे। वास्तव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही सोवियत संघ के समर्थक थे। 1956 में, दूसरा 1956 में जब भारत की यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं, देखो पहला नहीं है ठीक, दूसरा देखिए। 1956 में जब भारत की यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं निकोलाई बुल्गानिन और अलेक्सी केशियन, आपका कोशियन थे, जो ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न बताया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, भारत ने 1956 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत संघ के साथ हंगरी में लोकतांत्रिक चुनावों का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान किया, जो उस समय सोवियत के कब्जे में था, बिल्कुल सही है। 2 और 3। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, आपका 1893 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब वहां भारतीय अप्रवासियों में व्यापक असंतोष और आकर्षक व्याप था। दूसरा है आपका, उन्होंने एक समाचार पत्र इंडियन व्यू की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की शिकायतों के निवारण के लिए ब्रिटेन और भारत दोनों में सहानुभूतिपूर्ण नेताओं के साथ व्यवस्थित रूप से पत्र व्यवहार किया। आपका फिर है, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 6 साल 1907 से 13 सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद के दूसरे विद्यापीठ को आरएसएस के नेताओं द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की थी। देखो ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस में भी पूछा गया था, पीजीटी के कई एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी, अब की बार पूछ लिया है कि कब की थी, 1925। और एक और बात बता देती हूँ, पीजीटी हिस्ट्री जो आपका 28 जून का था उसमें भी ये प्रश्न था, इसके संस्थापक पूछे गए थे। उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों के दावे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, स्वतंत्रता के बाद उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का श्रेय वास्तव में चरण सिंह को जाता है, सही है ये। दूसरा, पिछड़े वर्गों ने जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण वर्ग का गठन किया। 1970-80 के दौरान पिछड़े वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि के मुद्दों पर जनता पार्टी सरकार का विशेष ध्यान गया। भाई मुझे भी सही लग रहा। आगे देखते हैं, पिछड़ी जातियों के दावे का एक परिणाम था कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए शास्त्रीय आयोग की नियुक्ति गई। तो 1 और 2 सही है, ठीक है, तीसरा नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के युग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। एक है, चौथे आम चुनाव तक जो 1967 में हुए थे, भारत में राष्ट्र दल प्रणाली की तरह राज्य दल प्रणाली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शेष रूप से उपस्थित थी। दूसरा है, उदाहरण के लिए कांग्रेस को पूर्व रियासतों जो 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल हुए थे में सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, ठीक है। तीसरा, केएलएलबीए का प्रभाव था क्योंकि 1957 में दूसरे आम चुनाव में सीपीआई विजयी हुई और 1959 में मनमाने ढंग से भंग होने तक 2 साल के लिए अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाई, बिल्कुल सही है तीनों। भारत की जो विदेश नीति है ना, या विदेश नीति निर्माण और विदेश मंत्रालय MEA के बारे में ये कथन, इन पर विचार करना है। देखो इन्होंने कहा है MEA का कार्य 24 संभागों में बांटा गया है। दूसरा, खुफिया विदेशी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW नामक एक विशेष एजेंसी है। देखो ये पक्का है, दूसरा तो मुझे पता है, ठीक है। अब और देख लेते हैं, IMF अधिकारियों को विभिन्न विदेशी राजधानियों में दूतावासों के लिए विदेश भेजा जाता है। अन्य कार्यों के अलावा दूतावास वास्तव में विदेशियों में गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आधिकारिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। देखो भाई, दूसरे और तीसरा तो मुझे पक्का पता है, फर्स्ट का मैं कुछ कह नहीं सकती। देखते आंसर, सभी विकल्प जो सही है,
ठीक है, यानी कि 24 संभागों में बांटा गया, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा था कि न्याय का तात्पर्य उस चीज से है जिसे करना न केवल सही है न करना गलत है, बल्कि वह है जो व्यक्ति हमसे अपने नैतिक अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। जेम्स मिल। ठीक है, आगे है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 5 से 16 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मानव पर्यावरण पर एक घोषणा को अपनाया गया था? तो ये आएगा स्टॉकहोम पर। फिर है 1907 के सूरत विभाजन के बारे में विचार करना है, जब गर्म दल नरम दल बट गए थे, फूट डल गई थी। एक है 1901 से 4 तक स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में लड़ा गया, जिसकी परिणति दिसंबर 1907 के सूरत विभाजन में हुई। मुझे पहले वाले पे डाउट है, दूसरा देखते हैं। 1905 का जो बंगाल विभाजन था ना, जिसने जो है चरमपंथियों को उदारवादी रणनीतियों की तीखी आलोचना प्रदान करने में सक्षम बनाया, जो बुरी तरह विफल रही। केवल 2 ठीक है, दूसरा ही ठीक है। अब बात करते हैं भूदान आंदोलन की। पहला है भूदान आंदोलन, यानी कि भूमि उपहार आंदोलन। अप्रैल 1951 में रामकृष्ण परमहंस द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, जो भूदान आंदोलन है ना, विनोबा भावे का नाम लिया जाता है इसमें। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपाली गांव में शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना का चुनाव महत्वपूर्ण था क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय भी भीतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सशस्त्र किसान विद्रोह की गूंज महसूस हुई थी। केवल 2 सही है ना, कह रही थी ना मैं। तो देखो, जो ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था, उत्तर पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बिम्सटेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल है। बिल्कुल है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। बिल्कुल हुई थी। 2001 में नई दिल्ली में जो आपका बिम्सटेक की बैठक हुई, इसका भी मुझे नहीं पता कहाँ हुई थी, लेकिन 1 और 2 ही सही हैं। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण और श्री रामकृष्ण मिशन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी। मैं शायद 1897 या 91 में शायद की थी, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन पढ़ा हुआ अच्छे से, बाद में देखती हूँ मैं। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं प्रश्न जो हैं। आगे है, हरित क्रांति के दौरान 1965 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी, देखो, कृषि मूल्य आयोग की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 71। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है मार्क्सवाद की एक अन्य विशेषता है। निम्न में से कौन सी युद्ध की सही समयावधि है? तो 1945 से 90। 91 में तो विघटन ही हो गया था। मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण था, देखो, 17वीं 18वीं शताब्दी में पूंजीवाद के दुष्प्रभाव, क्योंकि किसी चीज़ का उदय होता है उसका कुछ बड़ा ही रीजन होता है। 1991 की नई आर्थिक नीति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। परिणाम स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति में गिरावट आई। पहला तो मुझे गलत ही लग रहा है। और देखते हैं, निजीकरण की नीतियों के तहत देश में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिससे देश में श्रमिकों में ट्रेड यूनियन के लिए नई चुनौतियां खोल दी। 1 और दोनों सही हैं। चलो आगे देखते हैं। राजनीति और प्रशासन में सोडोमी गुदामैथुन से संबंधित कानून 13वीं शताब्दी के ब्रिटिश न्यायालय से भारतीय उपमहाद्वीप में आगे बढ़ा और हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डैश को हटाने के फैसले ने इसे चुनौती दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370। भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में। ठीक है, 1952 में पहला हुआ था और दूसरा 57 में 5 साल बाद। पश्चिमी एशिया की राजनीति और समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, मोटे तौर पर इस क्षेत्र में 4 अलग अलग जातीय सांस्कृतिक संस्थाएं जो अर्थात तुर्क, फारसी, अरबी और इजरायली
2 है प्राचीन सिल्क रूट जो चीन को यूरोपीय बाजार में जोड़ता था, इस क्षेत्र से होकर गुजरता था। भारत भी इस व्यापार मार्ग से जुड़ा था। दोनों ही सही है। कुषाणों का भी अधिकार था ना इस पर। समकालीन भारत में कृषि आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पहले प्रकार के आंदोलन समृद्ध किसानों के हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक क्षमताओं में उत्पाद करते हैं। इन आंदोलन को अक्सर सामाजिक विज्ञान साहित्य में किसान आंदोलन कहा जाता है। दूसरे प्रकार के आंदोलन गरीब, सीमांत या छोटे किसानों के आंदोलन। यह आंदोलन उनकी आर्थिक स्थिति के संबंधित मांगों को आवाज देते हैं। न तो 1 है न 2 सही। ओडिशा में जगत सिंहपुर जिले में पोस्को इंडिया स्टील प्लांट को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। पोस्को वास्तव में किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया से। भारत पाकिस्तान संबंधों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कश्मीरियों की इच्छा का पता लगाने के लिए कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमत हुए। 1972 में जलधारा समझौते ने कश्मीर पूर्ववर्ती स्थिति को औपचारिक रूप दिया। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। केवल 1 और 2। द लव दैट डेयर नॉट स्पीक इट्स नेम कौन इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने समलैंगिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने मुकदमे के दौरान उद्धृत किया था? तो ऑस्कर वाइल्ड ने। 1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित लोगों की कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड पीपल्स में भाग लिया, जहां उन्होंने कई अन्य देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ब्रुसेल्स में। किसने लोक नीति पब्लिक पॉलिसी को इस तरह से परिभाषित किया कि लोक नीति एक ऐसे अभिकार्य है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकारी प्राधिकरण को पसंदीदा मूल्य के समर्थन में संसाधनों को प्रतिबद्ध करने के लिए नियोजित करती हैं? उत्तर हो जाएगा आपका कंसीडाइन। भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र CITU का जन्म डैश के विभाजन के कारण हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। केन सारो-विवा ने किस वर्ष में मूवमेंट फॉर द ओगोनी पीपल MOSOP नामक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर एक अहिंसक संघर्ष नेतृत्व किया? 1990 में। जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें से कौन सी समिति गठित की गई थी? पीके थुंगन समिति जो है। ठीक है। जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मिस्र के फैसले ने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया, जिसमें विभिन्न देशों द्वारा बल प्रयोग शामिल था। कौन सा देश इनमें नहीं था? तो यह आएगा ईरान। भारत की निशस्त्रीकरण की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 1954 में भारत ने व्यापक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध की उपलब्धि को लंबित करते हुए परमाणु हथियार के सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। 1966 ने भारत में सुझाव दिया कि परमाणु हथियारों के प्रसार की समस्या को वास्तव में हल करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के ढांचे के भीतर हथियारों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए। न तो 1 है न ही 2। किस वर्ष में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके? 1948। CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1996। इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है उनके क्षेत्र का सही मिलान करना है। सविनय अवज्ञा देख लेते हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान, तो 1 का हो जाएगा A यानी कि पश्चिमी यूरोप। 2 जो है वो B का हो जाएगा। अहिंसक सीधे सीधे मिला रखे ये तो। ठीक है। 3 C का 4 D का। तो परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान है पश्चिमी यूरोप। अहिंसक प्रदर्शन है पोलैंड। वोरकुटा जेल विद्रोह सोवियत संघ। डेनोलो की हड़ताल है सिसिली। ठीक है। तो परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान पश्चिमी यूरोप में, ये आपको पता है। हाँ ये ठीक है, पश्चिमी यूरोप। अहिंसक प्रदर्शन पोलैंड। वोरकुटा जेल विद्रोह सोवियत संघ। डेनोलो की हड़ताल सिसिली। इनमें से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए एक समझौता शामिल करना चाहिए? बार्टन जवीबैक। समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया। समानता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित की गई?
मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। निम्नलिखित में से आपको बताने कौन भारत के साम्यवादी नेता नहीं थे? आपके SP श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वियतनाम युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1944 में जिनेवा समझौते ने पूरे भारत, चीन, इंडो चाइना ने से बाहर निकालने की पुष्टि की। फ्रांस के बाहर। सोवियत संघ ने डैश में अपने पहले विस्फोटक के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया। 1949। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने डैश में क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपका आ जाएगा 1943। राजनीतिक विज्ञान के अंग्रेज विद्वान डैश ने एक बार लिखा, उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि ऐसे सिद्धांतों का समूह नहीं है, पितृ दिमागों की आदत है। हैरोल्ड लोस्की। अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में शामिल हुआ? 2007। मुझे 2005 हो शायद। देखते हैं भाई, देखो सार्क में शामिल हुआ है तो मेरे पास है भी इसके नोट्स। मुझे तो 2000 इन्होंने साथ दे रखा है भाई, 2005 ही लगता मुझे तो। 99% मैंने लिख भी 2005 ही लिख। चलो मैं इसे देखती हूँ तो फिर इस पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा अगर भाई यो इन्होंने गलत है तो। निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचार की एक शाखा जिसका संबंध अस्तित्व, वास्तविकता की प्रकृति और विषयप्रकता से है, या जो अनुभव और वास्तविकता का गठन करता है? आपका सत्ता मीमांस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना 1957 में हुई। मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली थी? एंटोनियम ग्राम्शी। मानव अधिकारों की प्रकृति पर होलैंड लोस्की के विचारों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो आपके 1, 2, 3, 4 सारे ही है। वे सामाजिक अधिकार कभी पूर्ण नहीं होते, वे प्रकृति के में गतिशील है, वे कर्तव्य के साथ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारवाद की कमजोरी है? एक तरफ यह स्वतंत्रता का झंडा फहराता है और दूसरी तरफ यह समानता के लिए तर्क देता है। एक तरफ तो यह बाजार आधारित समाज के ढांचे में काम करता है, दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का वादा करता है। दोनों ही सही हैं। डवर्किन और वेल्डोन ने हमारे श्रेष्ठ अभ्यासों को देखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण नहीं सुझाया? तो प्रक्रिया आधारित। सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्याग्रह सरकार के मनमाने तरीकों और कार्यों के लिए हिंसक प्रतिरोध की अनूठी प्रणाली है, वास्तव में मानव जाति के लिए इनका सबसे बड़ा उपहार है। स्वतंत्र पार्टी का गठन जो है 1959। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से डैश से लिया गया, जुंगेरो और जस। ये भी देखना पड़ेगा मुझे। जस्टिस शब्द जो है डैश से लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करें। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो आपका आ जाएगा 1963। ये पहले भी दिया हुआ है जिस पे भारत ने हस्ताक्षर किए थे। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। बी का आपका 3 है 1976। शांतिपूर्ण विस्फोट संधि। सी का आपका 2 है 1974। डेवढी परीक्षण प्रतिबंध संधि 1974। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया? देखो 90 के दशक में। कौन सी जोड़ी सुनियमित नहीं है? तो ये सारी तो जो हेरोल्ड लास्की, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जॉन रोल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म, रॉबर्ट नोजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये भी मैंने रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक करवा रखी है, तो नहीं है। रोफ मिलीबैंड, जस्टिस एंड फेयरनेस। आगे देखते हैं। किस वर्ष में साम्यवादी पार्टी ने संक्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया? तो यह 1951। किस वर्ष नेपाल जो है राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना? NCERT से 7th क्लास सी 2008। एंटोनियो ग्राम्स्की के लिए द्वंद्वात्मक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? दोनों ही सही है। बुद्धिजीवी और जनता के बीच बातचीत, वाद प्रतिपक्षता और संश्लेषण के संदर्भ में ऐतिहासिक विकास की व्याख्या। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही का चयन करना आपको। दोनों ही सही है। एक है समाज सुधारक शिक्षक सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम अलग मातृभूमि की कल्पना करने का पहले व्यक्ति थे। दोनों ही सही हैं। मुस्लिम मातृभूमि की जो
आपका ये है मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, कुछ ऐसा ही नाम था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं का अभिकथन ए, कारण आर। ए है आपका राष्ट्र के नव उदारवादी आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अपने अस्तित्व के दौरान ना ही भारतीय राज्य विकास हासिल करने में सक्षम हुए हैं और न ही गरीबी को दूर करने में। कारण उदारीकरण पूर्ण चरण 1991 से पूर्व को भगवती जैसे नव उदारवादी द्वारा विकास और प्रति व्यक्ति आय की धीमी दर के चरण के रूप में भारत की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में कमजोर प्रदर्शन के चरण के रूप में माना जाता था। दोनों ही सही और व्याख्या भी करता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने निम्नलिखित में से किसकी आलोचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया? रूढ़िवादी मार्क्सवाद। किसने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता? M.K. आंधी। B.R. अम्बेडकर के बारे में कौन सा गलत है? उन्होंने हिंदू कोड बिल पर मतभेद कारण 1954 में कैबिनेट से इस्तीफा जो दे दिया था। ठीक है, नीचे दिए कथन एक अभिकथन है ए, दूसरा कारण है आर। ए है आपका वर्तमान कल्याणकारी राज्य वह बन गया जिसे अधिकतम राज्य कहा जा सकता है। कारण है ऐसा लगता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य का अंत हो सकता है। दोनों ही असत्य हैं। सॉरी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया? फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे। सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को डैश के द्वारा गांधीवादी द्वंद्वात्मक कहा गया है। तो ये आ जाएगा आपका बोंडुरेंट। फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखन के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित जो है सरोकार है? प्रभुत्व और अधिकार। अभिकथन है, कारण आ रहे हैं। ए है आपका योजना आयोग ने गरीबी रेखा की अवधारणा तैयार की। आपका आर है इस रेखा के नीचे वे लोग थे जिनका विशेष रूप से खाद्यान्न का उपभोग कैलोरी के मामले में न्यूनतम स्तर तक नहीं था। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। उपयोगितावाद का आपका रोलिसियन विकल्प निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक से प्रेरित था? इमानुएल कांट। विचार करना आपको एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों का एक विकल्प उत्तर आधुनिकवाद के रूप में सामने आया। 2 आपका उत्तर आधुनिकतावादी उदारवाद को उसकी मूल श्रेणियों सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकारों जैसे श्रेणियों के लिए चुनौती देते हैं और विशेष समूह जैसे महिलाओं, आदिवासी, श्वेतों और उपनिवेशक आदि लोगों के लिए अधिकार जोर देते हैं। दोनों सही हैं। नीचे दिए गए कथन है एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। ए है 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन ने जाति व्यवस्था पर हमला किया जिस स्थिति में पदानुक्रम में वर्गीकृत किया गया था। आगे है कारण इस जाति में व्यवस्था के निचले भाग में अछूतों को रखा गया था जो हिंदू आबादी का लगभग 25% और भेदभाव के सबसे बुरे रूप का सामना करते थे। दोनों सत्य लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में सही तथ्य है इसे 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस में उद्घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने लोगों की समान इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया? अरस्तु ने। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की विस्तृत पहलू में शिक्षा का एक ग्रंथ कहा है? जे रूसो। अब है टीचिंग मेथड के क्वेश्चन। ब्राह्मसी दर्शन को ब्राह्मसीवाद और बारहमासी ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। दर्शन और आध्यात्मिकता में एक परिप्रेक्ष्य है जो दुनिया की सभी धार्मिक परंपराओं को एक एकल आध्यात्मिक सत्य और मूल साझा करने के रूप में देखता है जिससे सभी गूढ़ और भारी ज्ञान और सिद्धांत विकसित हुए हैं। शिक्षा में ब्राह्मसीवाद की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में उन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए जो डैश हो तो चिरस्थायी हो। ठीक है, इजी है। दूसरा है एक आधुनिक शिक्षक के लिए उन्नत शिक्षण अधिगम सामग्री अधिकतर उपयोग किए जाने वाले उपकरण जिनमें मैनुअल के साथ साथ डिजिटल सपोर्ट भी है। तो राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन एक आयामी शिक्षण सहायता? तो नमूना। ठीक है, नमूना। आगे देखते हैं। एक पक्ष ज्ञान लैटिन से आता है और शाब्दिक उस पे बाद वाले से या पीछे वाले से के रूप में अनुवाद करता है। यह अक्सर आगमनात्मक तर्क से जुड़ी चीज़ों पर लागू होता है जो एक सामान्य सिद्धांत या कानून तक पहुंचने के लिए विशेष उदाहरणों का उपयोग करता है। एक पक्ष ज्ञान वह जहाँ जिसे इसके द्वारा जाना जाता है अनुभव। एक शिक्षक हमेशा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की बौद्धिकता में विकासकर्ता के रूप में कार्य करता है। आपके अनुसार कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सहिष्णुता।
इससे पहले भारत में प्रसिद्ध शिक्षा बोर्ड में से एक फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम लागू किया था, जिससे सीसी सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। निम्नलिखित में से सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है समग्र विकास। देखो ये आपका पीजीटी में शायद फिजिकल में आया या सोशियोलॉजी में ये प्रश्न। राजनीतिक विज्ञान के सिर्फ राजनीतिक विज्ञान नहीं था, इसमें शिक्षक के रूप में था। ठीक है, ये वर्ड इसी में यूज किया शब्द राजनीतिक विज्ञान, लेकिन ये आया हुआ है। राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रवेश करने के बाद आप कौन से काम सबसे पहले करेंगे? स्थिति है कि आपके पास पिछली जानकारी की कक्षा बहुत अधिक परेशान करने वाली है, शोरगुल वाले सभी को लिखने के लिए कुछ देंगे। एक शिक्षक के साथ साथ एक संरक्षण के रूप में आपके बच्चों की भावनाओं का सबसे अच्छा जज माना जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक बच्चे की भावनाओं को नहीं दर्शाता? सहनशीलता। यह एक सार्वभौमिक मान्यता कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए एक सफल शिक्षार्थी का दर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। इसी तरह एक बच्चे को शिक्षा में व्यावहारिक दर्शन में पढ़ाने के विचार का अर्थ है कि छात्रों को अच्छा डैश होना सिखाना, एक अच्छा नागरिक। ये भी आया हुआ पहले। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में यदि आपने देखा कि कोई छात्र कक्षा के कम ध्यान देता तो आप कौन सी विधि लागू करेंगे? उसकी तरफ ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे। राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में सत्ता का सहविभाजन विषय आपको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी आपके लिए अधिक सहायक होनी चाहिए? देखो सीधा दिख रहा है नकली संसद का गठन। ये भी आपका शायद पीजीटी सोशियोलॉजी में पक्का पूछा गया। सेम प्रश्न, सेम ये आंकड़े, ये ऑप्शन। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 है, मैंने डाल भी रखा है 10 वर्ष है, और कालानुक्रमिक आयु 9 वर्ष है, तो बच्चे का आयु क्या होगा? 111। एक आधुनिक शिक्षण स्थान में 3 स्तंभों का खड़ा होता है छात्र। जो एक आधुनिक शिक्षण स्थान है 3 स्तंभों पर खड़ा होता है, एक तो छात्र, शिक्षक और अभिभावक। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम डिजाइनर के संपूर्ण और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपके अनुसार शैक्षणिक स्थानों का पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? सिद्धांत और व्यवहार। डैश के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए उन्हें स्कूल में व्यवहारिक कार्यान्वयन का अनुभव करना चाहिए। जॉन पियाजे। मान लीजिए कि अपने संस्थान में अकादमिक प्रमुख हैं और आमतौर पर वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के विषय में संयोजन का प्रबंधन करते हैं। NEP 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय संयोजन एक छात्र वरिष्ठ माध्यमिक में प्राप्त कर सकता है? देखो किसी भी विषय संयोजन को चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है। आप सभी को पता है, चाहे वो साइंस ले, आर्ट ले या कॉमर्स। राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके अनुसार एक शिक्षक को विद्यार्थियों के समूह का व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः डैश पद्धति से करना चाहिए? अवलोकन। जैसे जैसे मानव जीवन विभिन्न चरणों से गुजरता है, वैसे ही बच्चों का जीवन भी विभिन्न चरणों से आता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, साथ ही वह सबसे बड़े प्रेरकों में से साबित होता है। निम्नलिखित में से प्रेरणा का कारक नहीं है, तो अभ्यास। मनुष्य सर्वशक्तिमान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हर कोई किसी न किसी तरह की क्षमता के साथ पैदा होता है। पूर्णतः विभिन्न अनुप्रयोगों के बाद ही आते हैं। जितनी अधिक बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह डैश बन जाती है मजबूत। हाल ही वर्षों में स्कूली शिक्षा के लिए लगभग सभी प्रसिद्ध भारतीय बोर्डों ने स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों और शारीरिक शिक्षा पर उचित कार्यान्वयन पर पर्याप्त ध्यान दिया है। लेकिन यह दुनिया में सबसे महान दार्शनिक में से एक है, द्वारा बहुत पहले सोचा गया था। यह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व को उल्लेख किया, अरस्तू। लगभग सभी शिक्षण स्थानों में जो छोटों का पालन पोषण कर रहे हैं उन्होंने मात्र शिक्षक की अवधारणा को अपनाया है। एक शिक्षक होने के नाते आपको यह विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा निम्नलिखित के अनुभव से आती है। तो ये आती है बच्चा। देखिए ये प्रश्न मैं आपको दिखा दूंगी। ये या तो मैंने पीजीटी सोशियोलॉजी का भी डाला, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी, शायद इंग्लिश का भी डालो। इन तीनों में से किसी न किसी पीजीटी में सेम क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सेम। एक तो वे मैंने आईक्यू का बोला, वो पक्का पीजीटी सोशियोलॉजी में 3-4 क्वेश्चन सेम वहीं से आ रहे हैं आपके। जब इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें जो आंसर था प्रधानाचार्य था। जो बोर्ड ने आंसर बताया था वो प्रधानाचार्य बताया था, लेकिन अब बच्चा बताया है। तो आप सभी ने जो वीडियो पूरी देखी इसके लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।